हेलो गाइज, वेलकम टू गुरु एकेडमी यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग ने पादपों में श्वसन के अंदर ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन और ग्लाइकोलाइसिस के बारे में डिस्कस किया था। अगर हम वहाँ पे बात करें तो वहाँ पर आप पूरा सा अगर शॉर्ट समरी में उसका एनालिसिस करें तो सिंपल यही था कि श्वसन का मतलब ये है कि कार्बनिक अणुओं को क्या हो रहा था, वहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा था। और ऑक्सी श्वसन यानी कि जो आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब O2 की प्रेजेंस में अगर कार्बनिक अणु का ऑक्सीकरण हो रहा है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सी श्वसन अगर अपूर्ण ऑक्सीकरण कब होगा, जब आंशिक ऑक्सीजन उपस्थित होगी या फिर बोलेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर। और वहाँ पे हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितने एटीपी बन रहे थे, 8 एटीपी, और क्रेब्स साइकिल के अंदर 30 एटीपी। इस तरीके से टोटल हमारे को ऑक्सी श्वसन के द्वारा 38 एटीपी क्या होते हैं, एनर्जी प्राप्त होती है। और 38 की जगह अगर 36 मिले तो भी वो भी क्या होगा, सही आंसर होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, श्वसन गुणांक, रेस्पिरेटरी क्वेटेंट। अब ध्यान देना यहाँ पर, इसके श्वसन गुणांक को हम लोग अगर सांस गुणांक कहें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सांस गुणांक, क्योंकि देखो एक ही बात है, श्वसन और सांस। लेकिन ध्यान देना, मैंने कल ही बोला था सांस लेना, इसको क्या बोलते हैं, श्वासन, न कि श्वसन। श्वसन का मतलब तो होता है भोजन का ऑक्सीकरण होना, और ऑक्सीकरण को ही हम क्या बोलते हैं, श्वसन, भोजन के ऑक्सीकरण को। कुछ लोग इसे आजकल श्वसन अनुपात भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रेशियो भी बोलते हैं। तो आपको अगर तीनों में से कोई भी नाम दिखाई दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन के बारे में डिस्कस किया था, और उस वीडियो को देखने के बाद में आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि यानी कि भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपने श्वसन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि निश्चित ताप और दाब पर एक निश्चित भार वाले उत्तक से। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा है, ये डेफिनेशन को हम अगर एनसीईआरटी लेवल पे देखें तो ये वाली बात है कि निश्चित ताप और दाब पर, मतलब दो पौधे हैं उनमें दोनों में निश्चित ताप और दाब ले लिया, और निश्चित भार वाले उत्तक से, यानी कि उनका जो हमने उत्तक लिया है उनका दोनों का भार भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, मतलब निश्चित भार उत्तक से। इकाई समय में, मतलब एक सेकंड में या कोई भी इकाई समय आप ले सकते हैं दोनों के अंदर कंपैरिजन करने के लिए। तो उस इकाई समय में मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड और अवशोषित की गई ऑक्सीजन या उपभोग की गई ऑक्सीजन का अनुपात, यानी कि सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो श्वसन गुणांक का मतलब क्या है, RQ का मीनिंग यानी कि रेस्पिरेटरी क्वेटेंट का मीनिंग सिंपल सा ये होता है कि भाई मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन का मतलब कितनी छोड़ी गई, बटा उपयोग की गई ऑक्सीजन का आयतन। तो यहां लिख दिया उपयोग की गई ऑक्सीजन का आयतन, यही क्या है, अपना श्वसन गुणांक होता है। अब एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन का मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये है कि यहाँ पे लिखा है मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बटा उपयोग की गई ऑक्सीजन का आयतन। अब देखो ऑक्सीजन का उपयोग तो केवल ऑक्सी श्वसन में ही होता है, अनॉक्सी श्वसन में तो ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो वहां पर तो हम RQ फाइंड आउट कर नहीं सकते। और एक सवाल कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि RQ का मान एक बार अनॉक्सी श्वसन के लिए पूछा गया था, तब उसका आंसर क्या आया था, अनंत। वो कैसे आएगा मैं बताऊंगा। फिलहाल हम देखेंगे कि RQ यानी कि श्वसन गुणांक का मतलब ये है कि मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बटा उपयोग की गई ऑक्सीजन का आयतन। अब देखो यहाँ पर RQ का मान निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि जो श्वसनी क्रियाधार है, श्वसनी क्रियाधार का मतलब समझेंगे पहले ये क्या होता है, श्वसनी क्रियाधार। अब देखो क्या है श्वसनी क्रियाधार, यानी कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो है श्वसनी क्रियाधार। अब जैसे कि मैंने बोला था कि पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज बनता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर क्या हो गया, श्वसनी क्रियाधार। यानी कि हमें कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीकरण होगा पौधों में तब श्वसन गुणांक क्या प्राप्त होगा। तो देखेंगे कि मैं बोल रहा हूं कि जब कार्बोहाइड्रेट हो, क्या हो, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इस बार मैंने श्वसनी क्रियाधार क्या ले लिया है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी मैं क्या ले रहा हूँ, ग्लूकोज। क्या ले रहा हूँ, ग्लूकोज। तो जैसे ग्लूकोज में ले लेता हूँ C6H12O6। अब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है।
तो ऑक्सीकरण के लिए एक मोल कितने लिए, 6 मोल आ रहे हैं। बैलेंस इक्वेशन करते हैं तब पता चलेगा। और 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मोल किसके निकलेंगे, वाटर के, और 36 to 38 एटीपी क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पर इसका हमें पूछे है कि इसका आरक्यू फाइंड आउट कीजिए, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन, तो देखो कितना है, 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के, और ऑक्सीजन का उपयोग भी कितना हुआ है, 6 मोल, यानी कि यहाँ पर जो आरक्यू का मान है वो कितना आएगा आपके पास में, 1। कितना आएगा, 1। यानी कह सकते हैं कि जब श्वसनी क्रियाधार अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उस समय श्वसन गुणांक का मान हमारे पास में क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1। ये कार्बोहाइड्रेट के लिए है। अब हम बात करेंगे वसा के लिए। क्या अगर जब पौधों के अंदर वसा का ऑक्सीकरण होगा तो आरक्यू का मान क्या होगा, तो हमें ये तो पता चल गया कि जब श्वसनी क्रियाधार कार्बोहाइड्रेट होगा तो हमारे पास में ये जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पर निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के मोल और उपयोग की गई ऑक्सीजन के मोल की संख्या क्या है, लगभग बराबर, दोनों बराबर है, तो यहाँ पे मान कितना है, 1 आया। अब हम बात करते हैं कि जब अगर श्वसनी क्रियाधार हमारे पास में क्या हो, वसा हो, यानी कि फेट, तो मैं यहाँ पे फेट ले लेता हूँ, जैसे कि ट्राइपामाइटिन, जिसका फॉर्मूला होता है C51H98O6, और इसके 2 मोल ले लेते हैं, प्लस यहाँ पर 145 मोल ऑक्सीजन का उपभोग होगा, और रिलीज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या होगी 102 कार्बन डाइऑक्साइड, ये मोल निकलेंगे, प्लस ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, 98। यानी कि अब अगर हम वसा का जब ऑक्सीकरण होगा तब अगर हम श्वसन गुणांक निकालें तो हमारे पास में वैल्यू आएगी, देखो 102/145। अब ध्यान देना यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है 0.7, यानी कि ये वैल्यू क्या है, 1 से कम। और हमेशा लगभग वसा का जब भी श्वसन गुणांक आपको एग्जाम में पूछे, अब मान लो आपको वसा का श्वसन गुणांक पूछा और ऑप्शन दे दिया मान लो 0.9, 0.7, 1 और 2, ऐसी कंडीशन में आपको देखो टिक किस पे लगाना है, ये तो आपको पता चल गया कि वसा का जो श्वसन गुणांक है वो 1 से कम होगा, मतलब ये दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर उस समय आपको लगाना है 0.7 पर टिक लगाना है, यानी 0.7। आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटीन की, जब श्वसनी क्रियाधार क्या हो, प्रोटीन, तो ऐसी कंडीशन में श्वसन गुणांक क्या होगा वो आपको पता लगाना है। तो यहाँ पर आपको सीधा सा वैल्यू याद रखना है 0.7 to 0.9, ये किसकी वैल्यू होगी अपने लिए, प्रोटीन के श्वसन गुणांक की। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए तो आपको श्वसन गुणांक कितना हो गया, 1, वसा के लिए 0.7, मैंने यहाँ पे रिएक्शन भी बता दी है वसा के लिए, और यही दोनों रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन के लिए आपको सीधा सा याद रखना 0.7 to 0.9। और अगर आपको मैलिक अम्ल के लिए पूछ लें, मैलिक अम्ल के लिए अगर आपको एग्जाम में श्वसन गुणांक पूछें तो आपको याद रखना है 1.33, और ऑक्जेलिक अम्ल के लिए पूछें तो आपको ध्यान देना है कि ऑक्जेलिक अम्ल के लिए जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। इस तरीके से आपको ये सारी वैल्यू याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट के लिए 1, वसा के लिए 0.7 यानी 1 से कम, और इसके अलावा प्रोटीन के लिए 0.7 to 0.9, एंड मैलिक अम्ल के लिए 1.33, एंड ऑक्जेलिक अम्ल के लिए कितनी होगी, 4। अब जो हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं वो ये था हमारा ये कि मैंने ये बोला था कि ऑक्सी श्वसन में ही श्वसन गुणांक फाइंड आउट किया जाएगा, क्योंकि ऑक्सी श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और यहाँ पे फॉर्मूले में है कि उपयोग की गई ऑक्सीजन का आयतन, यानी कि अनॉक्सी श्वसन के अंदर ऑक्सीजन का आयतन क्या होगा, 0। और एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अनॉक्सी श्वसन के लिए श्वसन गुणांक का मान बताइए। तो वहाँ पर आप एक बात सोचिए कि अनॉक्सी श्वसन में हमने मान लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड के मान लो 100 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उपयोग की गई ऑक्सीजन का आयतन क्या होगा, 0। क्या होगा, 0, क्योंकि बात क्या की गई है, अनॉक्सी श्वसन की, और जब 0 का किसी में भाग देते हैं तो संख्या क्या आती है, अनंत। यानी कि आप कह सकते हैं कि अनॉक्सी श्वसन के लिए श्वसन गुणांक का मान क्या होगा, हमारे लिए अनंत होगा। और यही आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे क्या था, इंपॉर्टेंट जो भी था मैंने आपको बता दिया। रीट के अंदर हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। यानी कि एक तो परिभाषा आपको ध्यान देनी है,
निश्चित ताप और दाब पर निश्चित भार वाले ऊतक में इकाई समय के अंदर वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं और कितनी ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं। सिंपल सा ध्यान देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन छोड़ा गया और जितनी ऑक्सीजन ली गई उसका आयतन का भाग देना है और आपके पास में क्या निकल जाएगा, श्वसन गुणांक निकल जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट के लिए आपके पास में मान कितना होगा 1, वसा के लिए 0.7 यानी 1 से कम, प्रोटीन के लिए भी 0.7 to 0.9 और मैलिक अम्ल के लिए 1.33, ऑक्जेलिक अम्ल के लिए 4 और अनॉक्सिक श्वसन कंडीशन के लिए तो यहाँ पर आप बताएंगे कि श्वसन गुणांक क्या होगा, अनंत, क्योंकि उपयोग की गई ऑक्सीजन का आयतन क्या है 0 और भले कितना भी आयतन कार्बन डाइऑक्साइड का निकले इथेनॉल बन के या उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उपयोग की गई ऑक्सीजन का आयतन क्या है 0। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। कल हम पादपों के उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी एक छोटा सा ही टॉपिक है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो सीरीज स्टार्ट होगी बायोलॉजी में वो है हमारे मानव के तंत्र से और वहां पर हम सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।